हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है। 2021 बोर्ड एग्जाम के जो भी छात्र देने वाले हैं 2021 बोर्ड एग्जाम, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली होने वाली है। क्योंकि मैं साइंस के बहुत ही गेस क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि आप समय नहीं है ना, तो मैं उतना ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो कि आपके एग्जाम में आ जाए। वैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, स्टूडेंट खोज के ला रहा हूँ वैसे क्वेश्चन जो कि आप वो आ जाए। 100% चांसेस बनते हैं उन लोगों को आने के लिए क्वेश्चनों को, इसलिए मैं उन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जितना अच्छे से मैं उन क्वेश्चनों को ढूंढ के लेकर आया हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, उतना अच्छे से चुपचाप याद करके आप चले जाइएगा। ठीक है, इवन लक्ष्य 90% पार है तो भाई याद तो करना पड़ेगा। 90% ऐसे थोड़ी आते हैं। ठीक है, तो मैं ला दूंगा, आप लोगों को टेंशन लीजिए। मैं भी जितना जान मेरे में है सब कुछ आप लोगों के लिए लगा दूंगा। ठीक है, पूरा खोज के क्वेश्चन ला रहा हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। बस हाँ, आपको क्या है, वीडियोस को आपको देखना है पूरा, और हाँ जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको बैठा लीजिए दिमाग में। क्या है, ऐसे हम लोग को इस क्वेश्चन को याद करके जाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सबसे ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि मैंने सब खोज रहा था तब इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा, मैंने पेपर में देखा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें रहा, इसलिए मैं इसको पहले लेकर आ गया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे सजीव होते हैं, पौधे क्या होते हैं, सजीव होते हैं, क्यों, स्पष्ट कीजिए। अब हमको बताना है कि पौधे सजीव होते हैं, ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट करना है। तो देखिए हम लोग याद कर लेंगे, इसी वीडियो में याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग उत्तर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि पौधे में मनुष्य की तरह ही ऑक्सीजन लेने एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्षमता होती है। पौधे में क्या होता है, मनुष्य की तरह ही, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह से हम पौधे में भी होता है। ठीक है, पौधे मनुष्य की तरह ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पौधे क्या करते हैं, मनुष्य की तरह ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो उनकी वृद्धि में सहायक होता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि पौधे भी सजीव होते हैं। देखिए कितना सिंपल वर्ड में लिखा है, कुछ कर इसमें याद करने की क्या जरूरत है। जो हम लोग जैसा ऐसे उसी तरह पौधा भी है, पौधे में मनुष्य की तरह ही ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्षमता होती है। और क्या पौधे मनुष्य की तरह ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, जो कि उनकी वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है। इसलिए सिंपल हम कह सकते हैं कि पौधे भी क्या हैं, सजीव होते हैं। तो सिंपल, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आपने क्लू बैठा लिया होगा अपने दिमाग में कि हाँ किस तरह अपने आप जैसा आपका परिभाषा है उसी तरह से हम पौधे का भी परिभाषा है, और कुछ इसमें अंतर नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही सरल तरीके से हमने समझ लिया, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार पूछा गया था यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं। ये भी क्वेश्चन लाजवाब था, बहुत बार पूछा गया था कि रुधिर वाहिनियाँ किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, मैंने इसको सबसे पहले तुरंत चूज किया। दूसरे नंबर पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यार, कि रुधिर वाहिनियाँ किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए। तो आइए जानते हैं कि रुधिर वाहिनियाँ क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे कि रुधिर का परिवहन जिन नलिकाओं के द्वारा होता है, रुधिर का परिवहन जिन नलिकाओं के द्वारा होता है उन्हें रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। मतलब अब सिंपल रुधिर वाहिनियाँ किसे कहते हैं, जिस रास्ते से हमारा खून जाता है उसी को तो हम कहते हैं रुधिर वाहिनियाँ। तो वही कह रहा है, रुधिर का परिवहन जिन नलिकाओं द्वारा होता है उन्हीं को रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है रुधिर जो वाहिनियाँ होती है, कितने प्रकार की होती है इसमें, 3 प्रकार की। पहला धमनियाँ। अब धमनियाँ क्या होता है, तो ये धमनियाँ का क्या कार्य होता है कि ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है। जो धमनियाँ होती है वो क्या करती है, रुधिर को हृदय से क्या करती है, हमारे पूरे विभिन्न अंगों में ले जाती है। और दूसरा इसका पार्ट है शिराएं। अब शिराएं क्या करता है कि ये विभिन्न अंगों से रुधिर वापस हृदय में ले जाती है। ये हृदय से क्या करती है, पूरे अंग में ले जाती है, और शिराएं क्या करता है, पूरे अंग से बटोर के कहाँ हृदय में लेकर आता है। तो ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट एक और होगा, तो ये होता है केशिकाएं। अब केशिकाएं का क्या कार्य होता है उसको जान लेते हैं। तो केशिकाएं का कार्य स्टूडेंट यह है कि धमनियाँ अंगों में पहुँचकर, किस में, देखिए ध्यान से सुनिए, धमनियाँ अंगों में पहुँचकर धमनिकाओं में विभाजित होती हैं। धमनियाँ अंगों में पहुंचकर धमनिकाओं में विभाजित होती हैं। बाद में ये शाखा प्रति शाखा बनाते हुए अत्यंत पतली भित्ति वाली महीन शाखाओं का जाल बना लेती हैं। इन महीन शाखाओं में क्यों केशिकाएं कहते हैं। इनकी भित्ति केवल एक ही कोशिका जो कि मोटी एंडोलिथियम की बनी होती हैं। तो सिंपल कह रहा है कि जो धमनियाँ होता है ना, धमनियाँ अंगों में पहुंचकर किस में चेंज हो जाता है, धमनिकाओं में विभाजित हो जाता है। अब बाद में यह शाखा प्रति शाखा बनाते हुए अत्यंत पतली भित्ति वाली महीन शाखाओं का जाल बना लेती हैं, या तो वो जाल बन जाता है। इन्हीं महीन शाखाओं को तो हम जो जाल बनता है उसी को हम केशिकाएं कहते हैं। इनकी जो भित्ति केवल एक कोशिका मोटी एंडोलिथियम की बनी होती है। उनकी जो भित्ति एक मोटी परत की बनी होती है, जिसका नाम क्या है, एंडोलिथियम की बनी होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को भी अच्छे
तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि रुधिर वाहिनियाँ किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखे। तो मैंने रुधिर वाहिनियाँ भी बता दिया, 3 प्रकार थे, उसको तीनों मैंने बता दिया स्टूडेंट। ठीक है, वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, तीनों को मैंने एक्सप्लेन करके आपके सामने रख दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये दूसरा था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने तैयार कर लिया इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये स्टूडेंट कह रहा है कि वातपोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वातपोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कौन कौन से हैं, तो आइए जान लेते हैं। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि वातपोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत हैं। तो कौन कौन से कारक निम्नवत है। तो पहला स्टूडेंट देखिए, पहला यह है कि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर वातपोत्सर्जन कम होता है। देखिए वायुमंडल में क्या होता है, जब आर्द्रता बढ़ता है तो वातपोत्सर्जन क्या होता है, कम हो जाता है। और दूसरा पॉइंट इसका है कि वायुमंडलीय ताप बढ़ने पर तथा तेज हवा चलने या आंधी आने पर वातपोत्सर्जन बढ़ जाता है। वायुमंडलीय में जब ताप बढ़ जाएगा, तेज हवा चलने लगेंगी, आंधी आने लगेगी, तो उस समय वातपोत्सर्जन क्या होता है, बढ़ जाता है। और तीसरा इसका यह है प्रभावित करने वाले कारक तीसरा यह है कि प्रकाश या दिन में वातपोत्सर्जन अधिक होता है। प्रकाश में या तो कहें दिन में जो वातपोत्सर्जन होता है वो अधिक होता है और रात में कम, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए स्टोमेटा खुले रहते हैं जिससे वाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाश दिन में जो प्रकाश होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो स्टोमेटा होता है वो खुला रहता है जिससे वाष्पीकरण अधिक होता है, और रात में ये कम हो जाता है क्योंकि प्रकाश रात में रहता नहीं है। ठीक है, जानते हैं आप लोग, कम रहता है, बहुत कम, क्या कुछ ना मात्रा में रहता है, वो तो चंद्रमा की वहाँ पर प्रकाश के कारण रहता है, लेकिन चंद्रमा के कारण वो उनका प्रकाश आ नहीं पाता है। ठीक है, ज़मीन पर। तो चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे वातपोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले 3 कारक मैंने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए अनिवार्य है, तो इसको प्लीज़ तैयार करके जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, तीसरा था। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको जान लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि यदि आप लिटमस पत्र, जैसा कि लिटमस पत्र लाल रंग का होता है और नीला रंग का होता है, साबुन की जाँच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। तो आइए जान लेते हैं क्या होगा। तो यदि हम लिटमस पत्र से साबुन की जाँच करें तो पता चलता है कि यह लाल लिटमस का पत्र को नीला कर देता है क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, क्या करता है कि यदि हम लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें तो क्या पता चलता है कि यह लाल लिटमस को किस में चेंज कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसलिए कर देता है क्योंकि इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, इसलिए उसको क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट यह बोल रहा है इसमें कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। हमारे शरीर में जो वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है, ये भी आपको बताना है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और कहाँ होता है। तो देखिए उत्तर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि वसा हमारी आंत में बड़ी बड़ी गुलिकाओं के रूप में उपस्थित होता है। वसा जो होती है हमारी आंत में बड़ी बड़ी गुलिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, जिसके कारण एंजाइम इसे विखंडित कर पाने में असमर्थ होते हैं। जिसके कारण क्या करता है, वो जो एंजाइम हमारे होते हैं वो विखंडित नहीं कर पाते हैं उसको। ठीक है, वो विखंडित करने में क्या होते हैं, असमर्थ रहते हैं। पीत रस इन बड़ी गुलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इन गुलिकाओं को कौन तोड़ता है, तो पीत रस तोड़ता है इनको छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, जिससे एंजाइम इनसे क्रिया कर सके। भाई तोड़ेगा तभी तो इसे एंजाइम उसके साथ क्रिया कर पाएंगे। तो कौन तोड़ता है, तो पीत रस तोड़ता है। अग्नाशय से लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। हमारे अग्नाशय से लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, तो आप लोग भी जानते हैं, जो वसा का पाचन करने में सहायक होता है। जो कि वसा का पाचन करने में क्या होता है, सहायक होता है। वसा के पाचन की यह संपूर्ण प्रक्रिया क्षुद्रांत में होता है। वसा की यह संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ, क्षुद्रांत में होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। मैंने पूर्ण रूप से स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और कहाँ पे भी होता है। ठीक है, सब कुछ मैंने डिटेल से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप याद करके जाइएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही सारे प्रश्न से मुलाकात होगी आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में। चलिए यहाँ तो अब तो हम लोग बायो के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थे कुछ देख लिए। चलिए कुछ हम लोग फिजिक्स से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। चलिए
जैसे मैं ये प्रश्न देख लीजिए, पहला मैं सॉल्व करके लेकर आऊँ इसको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी पूछा है, देखिए वक्रता त्रिज्या हमको 32 सेंटीमीटर दे रखा था, फोकस दूरी पूछा था, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या 32 है, बटे 2 काट देंगे तो 16 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका वक्रता त्रिज्या आ जाएगा। अब वक्रता त्रिज्या निकालना होगा तो हम 2f कर देते हैं तो हो जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या फोकस दूरी निकालने को पूछा है, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है r/2, तो r का मान 32, 32 का 10 16, इसलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति जोगी। कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा कोई एक प्रतिबिंब बन रहा है जो कि आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो कह रहा है कि वस्तु कहाँ पे रखी रहेंगी। ठीक है, वस्तु कहाँ पे होगी कि इस तरह कंडीशन बन रहा है। तो उत्तर लिखिए कि दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच। अगर दर्पण के ध्रुव P पे और उसके फोकस बिंदु F के बीच अगर वस्तु को रख दिया जाए अवतल दर्पण में, तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिए। चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर होता हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। कह रहा है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से जो बनते हैं आभासी प्रतिबिंब, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा हमसे, आइए जान लेते हैं अंतर। तो उत्तर लिखिए कि अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। सिंपल, बस हमको याद करना है कि अवतल दर्पण वाला जो बनने वाला आभासी प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण से जो बनने वाला आभासी प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता था, वस्तु से छोटा होता है। बस यही अंतर है स्टूडेंट। ठीक है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हुए, तो वेरी मोस्ट टाइम पे लिख लिया हूँ, आप समझ सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कुछ पास आ जाता है। ये प्रश्न इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बताया जाए। ये निकट दृष्टि से दूर दृष्टि से एक प्रश्न फिक्स रहता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष से क्या होता है, व्यक्ति को निकट की वस्तु फ्रेश दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें कंडीशन ये होता है कि नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कहाँ पे आ जाता है, कुछ पास आ जाता है, ये कंडीशन हो जाता है, उसमें निकट दृष्टि दोष पाया जाता है मनुष्य की आंख में, तब ये कंडीशन फॉलो होने लगता है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आप किसी कीमत पे तैयार करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि पुमांग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुमांग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक और आपको पुमांग हेडिंग डाल देना है, एक और जायंग हेडिंग डाल देना है। देखिए पुमांग में आपको पहली हेडिंग लिखना, मतलब पहला पॉइंट लिखना है पुमांग में कि यह नर जनन अंग है, वह इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, ये पुमांग क्या होता है, यह नर जनन अंग होता है और इसकी प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं, हम पुंकेसर कहते हैं। और उसी तरह जायंग में पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि यह मादा जनन अंग होता है, जायंग। ठीक है, यह जायंग क्या होता है, यह मादा जनन अंग होता है और वह इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप कहते हैं और इसके प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं और इसके प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, पुमंग के। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए वहाँ पे पुमंग में कि पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, जिसमें नर युग्मक या परागकण बनते हैं। पुंकेसर का जो अगला फूला हुआ भाग होता है स्टूडेंट, वो परागकोश कहलाता है, जिसमें नर युग्मक या परागण बनते हैं। इसी तरह जायंग में दूसरा पॉइंट आपको लिख देना है कि अंडप का निचला फूला हुआ भाग, ठीक है, ये अगला फूला हुआ भाग या निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड उपस्थित होते हैं और बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है, बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है किसका, फिजिक्स का। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन मिल गए, 5-10 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस किया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके किसी कीमत पे जाना स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही प्रयास से मैं ढूंढ के लेकर आया हूँ। तो इसको भाई याद करके जाइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।